नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और पिछले वीडियो में बताया गया था कि इस क्रांति के लिए कौन से राजनीतिक कारण उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि यह कई घटनाओं से प्रभावित हुई और आने वाले समय की कई घटनाओं को भी इसने प्रभावित किया। मूल रूप से जो राजनीतिक कारण थे उनका कहीं ना कहीं समावेश सामाजिक बातों से भी था और इसीलिए जाहिर है कि जब राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न घटनाओं से इस क्रांति की शुरुआत हुई, उसी प्रकार से इन राजनीतिक घटनाओं का सामाजिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। राजनीतिक कारणों में ये पढ़ा गया था कि विभिन्न उच्च पदों पर जो व्यक्ति कार्य कर रहे थे उनसे उनके पद ले लिए गए, क्योंकि मूल रूप से जितने भी देशी राज्य थे वहाँ पर ब्रिटिश सेना के कमान संभाल लेने से या ब्रिटिश अधिकारियों को विभिन्न उच्च पद दिए जाने से जो भारतीय पहले इन उच्च पदों पर कार्य कर रहे थे उनके पद समाप्त होने से न केवल राजनीतिक रूप से उनकी हानि हुई, बल्कि क्योंकि उनकी संपत्ति, जागीर, उनकी उपलब्धियों को जब्त कर लिया गया, इससे सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी जो मर्यादा थी उसमें गिरावट आई और इस प्रकार से जो उच्च वर्ग के पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे उनके पद छिन जाने से समाज में जो उनका प्रभाव पहले से स्थापित था उसमें कमी आई और इसीलिए ये लोग अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन के विरोधी हुए और यह भी इस विद्रोह के लिए एक उत्तरदायी कारण बना। मध्यकाल की समाप्ति के पश्चात आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियों का भारत में प्रवेश हुआ और जैसा कि पूरे विश्व में मध्यकाल अंधकार के युग में जाना जाता है, तो स्वाभाविक है कि भारत में भी धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कुछ गिरावटें निश्चित रूप से आई थी और इसीलिए इनमें सुधार किया जाना आवश्यक था, क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अधिकतर अधिकार थे। तो उन्होंने जो भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य था उसमें सुधार करने के लिए कुछ नियम बनाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा उन्मूलन किया गया। इसके पश्चात डलहौजी ने भी विधवा पुनर्विवाह को इजाज़त देने संबंधी एक कानूनी नियम बनाया और इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में जो कुछ कुप्रथाएं समय के साथ साथ भारत में आ गई थी, ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सार्थक प्रयास किए, लेकिन उस समय के जो रूढ़िवादी हिंदू या भारतीय थे उन्होंने इन प्रयासों को इस प्रकार से लिया कि ये प्रयास उनके धर्म में हस्तक्षेप करने जैसा है और सामाजिक क्षेत्रों में जो सुधार किए गए ये सुधार ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट में गए और भारतीयों को ये लगा कि ये उनके दैनिक सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप है और इसीलिए इस हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए भी कई भारतीय अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस विद्रोह में साथी बने। ब्रिटिश शासन एक विदेशी शासन था और भारत की स्थिति एक उपनिवेश से बढ़कर नहीं थी और इसीलिए
अंग्रेज़ों ने स्वयं को हमेशा सामाजिक दृष्टि से ऊंचा समझा और सामाजिक क्षेत्र में भी भारतीयों के साथ दुर्भाव किया गया। रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी में भारतीयों को सफ़र करने की इजाज़त नहीं थी। इसी प्रकार से सार्वजनिक स्थान जिनमें होटल और रेस्तरां आदि शामिल थे, वहाँ पर कई ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जहाँ केवल यूरोपीय ही प्रवेश कर सकते थे और बाकी जगहों पर भारतीयों के प्रवेश के संबंध में लिखा होता था कि उनका प्रवेश इन स्थानों पर वर्जित है। इसके अलावा भी जो विभिन्न नियम थे वे इस प्रकार से थे जिनमें इस बात का प्रयास किया गया कि भारतीयों को उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में ज्ञान कराया जाए और इस संबंध में कई ऐसे नियमों का उल्लेख मिलता है जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी भारतीय के लिए यह आवश्यक है कि वह मार्ग में या किसी भी अन्य स्थान पर यदि अंग्रेज़ों के समक्ष आता है तो उसे ऐसी स्थिति में अपनी गाड़ी या घोड़े से उतरकर अंग्रेज़ को एक निश्चित प्रकार से अभिवादन करना चाहिए। और मूल रूप से ऐसे सभी नियमों का जो उद्देश्य है वो यही था कि भारतीयों को जो ये सामाजिक भेद है इसका ज्ञान कराया जाए और अंग्रेज़ों को एक सामाजिक उच्च स्थिति दी जाए ताकि अधिक लंबे समय तक उनका शासन भारत में स्थापित रह सके। 1857 के विद्रोह के लिए कई धार्मिक कारण भी उत्तरदायी थे और कई जगहों पर सामाजिक और धार्मिक कारण आपस में इतना मिल जाते हैं कि इन्हें सामाजिक धार्मिक या सोशो रिलीजियस कॉजेस के रूप में इनका अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि समाज में ही मूल रूप से धर्म का पालन होता है। अंग्रेज़ या यूरोपीय जिस समय भारत में आए उस समय उनके साथ एक विशिष्ट वर्ग भी सफ़र कर रहा था जिन्हें मिशनरी कहा जाता था और ये मिशनरी मूल रूप से ईसाई धर्म का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार किया करते थे। जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है, मिशनरीज़ का एक मिशन हुआ करता था और वह मिशन यही था कि विश्व में अधिक से अधिक ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार हो। इसीलिए स्वाभाविक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी कई ऐसे मिशनरीज़ आए थे जिन्हें ईसाई धर्म का प्रचारक माना जाता था और ऐसी मिशनरी संस्थाओं को काफ़ी अधिक डोनेशंस प्राप्त होती थी, जिसकी सहायता से उन्होंने भारत में कई सुधार के कार्य भी किए, जिसमें कई सारे स्कूलों की स्थापना की गई ताकि भारतीय उनमें शिक्षित हो सकें। और मिशनरीज़ ने मूल रूप से सुधार संबंधी कई कार्य किए। इनके कार्यों को इस प्रकार से भी देखा गया कि इनका मिशन, क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था, इसीलिए किसी भी कार्य के द्वारा उनका उद्देश्य एक ही होता था कि अधिक से अधिक लोगों को ईसाई धर्म में शामिल किया जाए। और भारतीयों को यह अनुभव हो रहा था कि उनका धर्म परिवर्तित कर उन्हें ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन मिशनरी संस्थाओं ने सर्वाधिक स्कूल्स खोले और इन स्कूलों में यह पढ़ाया जाता था कि मूल रूप से जो शिक्षा है उसका क्या महत्व है। लेकिन कई ऐसे उल्लेख भी मिलती हैं जिनमें कहा गया है कि उन्हें समझाया जाता था कि धार्मिक स्तर पर ईसाई श्रेष्ठ हैं और भारतीय हीन हैं, और इसीलिए किसी भी हिंदू धर्म की कमी को इस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था ताकि वह इस प्रकार दिखाई दे कि हिंदू धर्म में कई सारी कुरीतियां हैं और ईसाई धर्म की कई सारी अच्छाइयों का बखान इन संस्थाओं में किया जाता था। हालांकि यह स्पष्ट है कि इन स्कूल्स के द्वारा निश्चित रूप से भारतीय शिक्षित हुए, लेकिन यह कहा जाता है
कि इनमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का प्रयास यही था कि भारतीय जो हैं वो अधिक से अधिक ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हों। ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेने पर भारतीयों को कई सारी जो सामाजिक असुविधाएं थीं जिनका सामना करना पड़ता था, उन्हें हटाने का प्रयास किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में पैतृक संपत्ति के संबंध में जो कानून था, उसमें ईसाई धर्म को अपनाने पर यह व्यवस्था की गई कि उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, जबकि जो हिंदू धर्म था उसमें धर्म परिवर्तन करने की स्थिति में पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त नहीं होता था। इस प्रकार के संशोधन निश्चित रूप से इस दिशा की ओर थे कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, और यह समझा गया कि इनका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग ईसाई धर्म में प्रविष्ट हों और ईसाई धर्म को स्वीकार करें। इसके अलावा भी कई ऐसे नियम बने जिनसे उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुओं के विरोध में है। 1845 में एक नियम आया था जिसमें जो भारतीय कारागारों में बंद कैदी थे उन्हें अपने भोजन के लिए जो बर्तन है वे ले जाने की आज्ञा नहीं दी गई, और जो भोजन है उसे पकाने का कार्य भी आवश्यक नहीं था कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति करे। और इस प्रकार से कई सारे नियम ऐसे हुए जिनसे लगा कि भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। 1857 के विद्रोह से पहले एक और सैनिक विद्रोह वेल्लोर में हो चुका था, जिसके कारण भी अधिकतर धर्म से ही संबंधित थे, जहां किसी भी सैनिक को तिलक नहीं लगाने के लिए कहा गया और दाढ़ी नहीं रखने के लिए कहा गया, और इस प्रकार से यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो यूनिफॉर्म संबंधी व्यवस्था की गई, उसी के विरोध में यह वेल्लोर का विद्रोह लगभग 50 साल पूर्व इस विद्रोह के हो चुका था। और इसीलिए स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से इन धार्मिक कारणों का योगदान इस क्रांति में था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो नियम सामाजिक सुधार के लिए बनाए गए थे उनसे निश्चित रूप से भारतीय समाज में कई सारे सुधार हुए, लेकिन फिर भी उस समय इन्हें इस दृष्टि से देखा गया कि ये भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप है, और उस समय के कई व्यक्तियों ने इस बात को स्वीकार किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन इन नियमों से निश्चित रूप से यह परिलक्षित हुआ भारतीयों को कि भारतीयों के धर्म और उनकी संस्कृति में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हो रहा है, और उनके विरुद्ध यदि विद्रोह नहीं हुआ तो यह हस्तक्षेप और ज़्यादा होगा। इसीलिए यह माना जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए जो नियम बनाए गए, उनके कारण भी यह विद्रोह 1857 में हुआ।